नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने दी अपराध समीक्षा बैठक, पुलिस अधिकारियों को दिए प्रभावी गश्त के निर्देश। 12 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने दी विस्तार से जानकारी। महिलाओं को रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थी शीघ्र लौटेंगे स्वदेश, सैकड़ों विद्यार्थी पहुंचे रोमानिया की सीमा पर। विभिन्न मांगों को लेकर राशन डिपो होल्डर्स रहे हड़ताल पर। और अब समाचार विस्तार से। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने आज एसपी ऑफिस सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को प्रभावी रूप से गश्त करने के आदेश दिए। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ आए आईजी ओम प्रकाश ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को प्रभावी रूप से गश्त करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को हर हाल में सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। थाना में कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर आता है तो उसकी पूरी समस्या को सुने व उसे न्याय देने का काम करें। उन्होंने कहा कि थाना में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, थाना पर आने वाले पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण ईमानदारी पूर्वक करें ताकि जनता में पुलिस की छवि बेहतर हो सके। पुलिसकर्मी हर संभव सतर्क रहकर ड्यूटी करते हुए लोगों के जान माल की सुरक्षा करें। बैठक में आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि की समय समय पर चेकिंग करें। थाना क्षेत्रों में छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लिया जाए। कभी कभी छोटी घटनाएं भी बड़ा रूप ले लेती हैं। उन्होंने आपराधिक किस्म के लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि बीट के सिपाही गाँव में जाकर लोगों के बीच बैठे, इससे गाँव के माहौल और बाहर से आने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी मिलती है। थाना में खड़े पुराने वाहनों का शीघ्र निपटारा किया जाए। सीमा से सटे थाना परली तरफ की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखें। मादक व नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश आईजी ने दिए। आईजी ने कहा कि क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाए। इनमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा करें तथा न्यायालय में चल रहे मुकदमों की बेहतर ढंग से पैरवी करें। साथ ही पुलिस कर्मियों को वाटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान करने के भी निर्देश दिए। आईजी ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि महिला विरुद्ध अपराध में आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर अभियोग का शीघ्र निपटारा किया जाए। चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस सायकालीन व रात्रि गश्त प्रभावी ढंग से करे। इससे पहले एसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी को पुलिस जवानों की ओर से पारंपरिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बुके भेंट कर आईजी का स्वागत किया। आज हनुमानगढ़ जिले का मेरा पहला दौरा है और सुबह में हमने इनकी कार्यप्रणाली को देखा है। गश्त और जो पुलिस अन्य गतिविधियों में शामिल है उनकी विवेचना की है। क्राइम मीटिंग भी ली है। पिछले 1 महीनों में नशा के खिलाफ मुहिम में जिला पुलिस ने काफी सराहनीय कार्य किया है। आने वाले समय में भी हम इस पे सख्ती से कार्य करते रहेंगे और विवेचना करके इनको हमने निर्देश दिए हैं कि किस ढंग से स्टेप बाय स्टेप हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए इनको बताया गया है। एक कार्य योजना के तहत हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हम इन्फोर्समेंट पे जोर दे रहे हैं, उसके बाद जहां से ओरिजिन होता है वहां के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क में हूं और वो भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हम इसके नेटवर्क को तोड़ना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम रिफॉर्मेशन पे भी ध्यान देंगे और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे भी काम करने का हमारी योजना है। पहले हम इन्फोर्समेंट के तहत जो जितने भी अवैध नशे के तस्कर हैं उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको ढेर सारी कार्रवाइयां नजर आएंगी जिसमें कि हम पिन पॉइंट करके और इनके ओरिजिन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। जनता से हमारी यही अपील है कि हमने जितने भी हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं उनको यह संदेश दिया है कि ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस है और किसी भी स्तर पे इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जनता से अपील है कि जहां जहां पे आपके ड्रग्स के कारोबार चल रहे हैं आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस में कार्रवाई करेगी और पुलिस आपके संगी साथी की तरह मिलकर के और इस नशे के नासूर को खत्म करने में आपकी मदद करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित होगी। इस संदर्भ में एडीआर सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने विस्तार से जानकारी दी।
12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे श्रीमती संदीप कौर की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में एडीजे संदीप कौर ने कहा कि लोगों तक प्रचार प्रसार करने में मीडिया की अहम भूमिका है। पूर्व में आयोजित लोक अदालतों में अधिकाधिक प्रकरणों का समझाई से निस्तारण होने से कम हुई पेंडेंसी इसका उदाहरण है। ऐसे लोग जिन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी, मीडिया के प्रचार प्रसार के माध्यम से वे लोग कोर्ट में आए और अपने अपने प्रकरणों का राजीनामा से निपटारा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। इस बार 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले आयोजित हुई लोक अदालतों में न्यायिक कोर्ट के प्रकरण रखे जाते थे। एडीजे संदीप कौर ने बताया कि न्यायिक अदालतों की पेंडेंसी करीब 44,000 है, जबकि 15,500 पेंडेंसी राजस्व न्यायालयों की है। अभी तक प्राधिकरण की ओर से पेंडेंसी में से करीब 10% प्रकरणों को चिन्हित कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अदालत की ओर से पेंडेंसी में अधिकतम प्रकरणों का चिन्हीकरण कर लिया गया था। उसके बाद दायर हुए नए केसों में से कई प्रकरणों को उनकी श्रेणी को देखते हुए इस बार चिन्हित किया गया है। इस बार की लोक अदालत में राजीनामा योग्य है फौजदारी प्रकरण 138 एनआई एक्ट केसेज, धन वसूली के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम, राजस्व मामले, चल एवं अचल संपत्ति के विभाजन से संबंधित मामले भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण, सुखाधिकार संबंधी प्रकरण, रास्ते संबंधी प्रकरण, किराएदारी संबंधी प्रकरण, निजी पक्षकारों के मध्य विद्यमान फौजदारी प्रकरण एवं अन्य लघु प्रकृति के सिविल एवं रेवेन्यू प्रकरण तथा राजीनामा योग्य अन्य प्रकार के प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर करवाकर राजीनामे के माध्यम से निस्तारित करवाया जा सकता है। श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि लोक अदालत से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रकरणों में राजीनामा करवाने के लिए प्री काउंसलिंग भी की जा रही है। इसमें न्यायिक अधिकारी एवं मध्यस्थ पैनल अधिवक्ताओं की ओर से पक्षकारों के मध्य समझाइश करवाने के प्रयास किए जाते हैं। राजीनामा होने पर प्रकरण को लोक अदालत में रेफर किया जाता है। यदि किसी प्रकरण में प्री काउंसलिंग असफल रहती है तो डोर स्टेप काउंसलिंग भी प्राधिकरण की ओर से करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि डोर स्टेप काउंसलिंग से तात्पर्य यह है कि जहां पर पक्षकार निवास करते हैं वहां प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से नियुक्त काउंसलर जाएंगे तथा पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति टीबी में प्री काउंसलिंग के लिए 3 बेंच, संगरिया, भादरा, पीलीबंगा व नोहर में 2-2 बेंच गठित किए गए हैं। टीबी, संगरिया, भादरा व पीलीबंगा में 2-2 बार, जबकि नोहर में 1 बार प्री काउंसलिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रावतसर में 4 बार प्री काउंसलिंग कर ली गई है। टीबी, संगरिया की ग्राम पंचायत नाथवाड़ा व रतनपुरा में, पीलीबंगा की 11 एसटीबी, 27 पीबीएन व प्रेमपुरा ग्राम पंचायत, जबकि रावतसर की ग्राम पंचायत 29 DWD में डोर स्टेप काउंसलिंग की जा चुकी है। हमने 4% तक जो हमारी पेंडेंसी थी उसको रिड्यूस किया था और उसमें आपका ये सहयोग रहा, आपकी ये भागीदारी रही कि जो लोगों तक प्रचार प्रसार हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का, उसकी वजह से बहुत सारे लिटिगेंट्स जिनको पहले जानकारी नहीं रहती थी वो कोर्ट्स में आए, उन्होंने एप्लीकेशंस दी, राजीनामा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। तो इस वजह से जो मीडिया का रोल रहा है वो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इसमें हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। हमारे जो PLVs हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, वो अपने अपने स्तर पे बहुत जगह कवर कर रहे हैं। मैंने खुद इस तरह के काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। जो तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी है उनके द्वारा भी विधिक साक्षरता शिविर किए जा रहे हैं। जो हम रैली अभी 2 निकाल चुके हैं हेडक्वार्टर पे प्रशासन के साथ मिलके, उसके माध्यम से भी हमें ये मैसेज पहुंचाया है और तालुका लेवल पर भी ऐसी रैलीज, ज्वाइंट रैलीज प्रशासन और जुडिशरी वालों ने निकाली हैं। इसके अलावा हम न्यूज़ में भी इसको कवर कर रहे हैं और आप लोग हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। हम जो भी मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप हमेशा अपने चैनल के, अपने पेपर के थ्रू उसको दिखा रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरी एफर्ट्स इस तरफ की जाए। तो वो मैं एक्चुअली भूल गई थी, हम जिंगल्स बजा रहे हैं। हमारे जितने भी तालुका लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। जहाँ जहाँ रिलीजियस प्लेसेस पे जैसे ही टाइम होता है ये रिचुअल्स का, तो जिंगल्स जो हमें रास्ता से जारी हुए हैं वो कंटिन्यूसली बजाए जा रहे हैं। और हमने बैनर्स और पैम्फलेट तो तकरीबन हर जगह वितरित कराए हैं। जो बसेस हैं, गवर्नमेंट बसेस हैं, प्राइवेट बसेस हैं, उस पर हम पोस्टर्स भी चिपका रहे हैं। माननीय रालसा के निर्देशानुसार 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप लोगों का सहयोग मांगती हूं ताकि जो हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति प्रयास है वो आम जन तक पहुंच सके। हम लोगों ने इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में जुडिशियल मैटर्स के अलावा रेवेन्यू मैटर्स को भी रखा है। हमारे पास जो पेंडेंसी है ज़िले की जुडिशियल कोर्ट्स में 44,000 के करीब है, जबकि 15,500 रेवेन्यू कोर्ट्स में पेंडेंसी है।
इसका 10% हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, रेफर कर लिया है। तो लोक अदालत में इस स्टेज पे तकरीबन 6000 के पास मुकदमे अभी हम रेफर कर चुके हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उसमें हम समझाइश करते हुए पक्षकारान को राजीनामा की ओर प्रेरित करें ताकि मैक्सिमम डिस्पोजल हो सके और हमारी जो कोर्ट्स है, रेवेन्यू कोर्ट्स और जुडिशल कोर्ट्स जो क्लॉक्ड हैं, वो अब अपना टाइम उन मुकदमों की तरफ दे पाएंगी जिसमें ज़्यादा सीरियस नेचर के मुकदमे पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारा जो मैसेज है लोक अदालत का, जिसके तहत ना कोई जीता ना कोई हारा, जो हमारा नारा है, वो आप आमजन तक पहुंचाएं। लोगों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर हम राजीनामा के माध्यम से अपने केस का निस्तारण कराते हैं तो हम देश की तरक्की में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। जो हमारी रिसोर्सेज हैं, देश के जो संसाधन हैं, जो मुकदमेबाजी की वजह से एक तरफ वेस्ट हो रहे हैं, जो खर्चा आम पक्षकार का लग रहा है या उसका टाइम खराब हो रहा है, वो मानसिक परेशानी में है, अगर उसको हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर पाएं तो अपना देश और प्रगति कर पाएगा। महिलाओं को रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। महिलाओं को रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार की राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिला यात्रियों को राजस्थान की सीमा क्षेत्र में किराए में 30% की छूट सरकार की ओर से दी जा रही है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार की विशेष परिवहन नीति के तहत स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर राजस्थान लोक परिवहन सेवा के नाम से निर्धारित शर्तों के साथ परमिट जारी किए गए हैं, जबकि पूर्व में राजस्थान में ऐसी सुविधा नहीं थी। ऐसे में इन बसों में महिला यात्रियों को किराए में छूट नहीं दिया जाना परिवहन विभाग की नीति के विरुद्ध है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान इस सेवा से जुड़ी बसों को टैक्स में विशेष छूट का लाभ भी दिया गया है। इससे सरकार के राजस्व में भी हानि हुई है। राजस्थान में प्रतिदिन लाखों महिलाएं निगम और लोक परिवहन की बसों में यात्रा करती हैं। ऐसे में राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों में किराए में छूट न दिया जाना परिवहन नीति में भेदभाव को दर्शाता है। ज्ञापन के अनुसार ऐसा निर्णय किसी भी लोक हितकारी सरकार का नहीं हो सकता। लोक परिवहन की बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाली महिलाओं को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार महिलाओं की हितैषी होने का झूठा दिखावा करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाने की घोषणा करती है, जबकि वास्तविकता में राजस्थान लोक परिवहन की इन बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ किराए में भेदभाव किया जाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि महिला हितों को देखते हुए इस भेदभाव को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर महिलाओं को यात्री किराए में राहत दी जाए। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल, बिमला मोदी, सावित्री देवी, बिमला देवी, रजनी देवी, अनु, शोभा, पूजा, कोमल, सीतू, सुनीता, वीना, सुमन, दीपिका, प्रियंका सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं हम आज इसलिए आए हैं, जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो बसें सरकारी है उसमें सिर्फ 30% छूट दी जाती है। इसके अलावा जो राजस्थान परिवहन है उसमें कोई छूट नहीं दी जाती, तो इसमें भेदभाव किया जाता है और ये भेदभाव ना किया जाए। सभी बसों में निःशुल्क सेवा हो और जो छूट मिलती है वो भी ज़रूरी है, जिनको मिलती है वो मिलनी चाहिए। और अभी 8 तारीख को महिला राष्ट्रीय दिवस है, उस पर हम महिलाएं ये चाहेंगी कि ये जो भेदभाव है इसको हटाया जाए और सभी बसों में निःशुल्क सेवा दी जाए। हम यहाँ जो ज्ञापन देने आए हैं तो वो महिलाओं के लिए है स्पेशल, और उसके लिए जैसे कि आपातकालीन स्थिति में जो भी होता है किराया बढ़ाया जाता है और कुछ भी किया जाता है, उसमें महिलाओं के लिए भेदभाव किया जाता है और उसमें 30% छूट दी जाए ताकि महिलाओं को भी सुरक्षित से अपने कुछ तो बेनिफिट मिले महिलाओं को, ताकि अब आगे वो मार्च में आ रहा है जो दिवस आ रहा है इसके लिए, तो 8 मार्च को तो महिलाओं के लिए भाई जितना भी छूट दी जाए तो उसके लिए सभी बसों के लिए ये ज्ञापन हम लोग देने आए कलेक्टर सर को। तो अब तक इतनी उम्मीद है कि भाई ये छूट हो जाए तो अच्छी बात है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो भी है कोई भेदभाव ना हो। लड़कियों के साथ जो भी देखते हैं तो बसों में कुछ होता है पर उसके लिए सुनाई नहीं की जाती। लड़कियाँ भी अपना सर को नीचे करके बैठी रहती है, तो उनको भी जीने का अधिकार है कि भाई महिलाएं अच्छी, ये थोड़ी ना कि महिलाएं जेंट्स के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आज तक काम कर रही है, तो ये जरूर थोड़ा ना कि उनके साथ भी ऐसे भेदभाव हो। जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत 1 से 31 मार्च तक होने वाली पुरुष नसबंदी पर लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि 1000 रुपये बढ़ा दी गई है।
जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत 1 से 31 मार्च तक होने वाली पुरुष नसबंदी पर लाभार्थी को दी जाने वाली देय क्षतिपूर्ति राशि 2000 रूपए के अलावा 1000 रूपए बढ़ाकर 3000 दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक एनएसपी पर प्रेरक को भी 300 रूपए की जगह अब 500 रूपए प्रदान किए जाएंगे। एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पुरुष नसबंदी बढ़ाए जाने के उद्देश्य से 1 से 31 मार्च तक होने वाली एनएसपी पर देय प्रोत्साहन राशि एवं प्रेरक को दी जाने वाली राशि में 1 माह के लिए बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि 1 से 31 मार्च तक होने वाली एनएसपी पर 2000 की बजाय अब 3000 रूपए की राशि दी जाएगी। इसी तरह प्रेरक को भी 300 की बजाय अब 500 रूपए राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जिला हनुमानगढ़ ने परिवार कल्याण कार्यक्रम में बेहतर कार्य किया है। पुरुष नसबंदी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर और 2 बच्चों के बाद परिवार कल्याण स्थायी साधन नसबंदी ऑपरेशन को अपनाया जाना है। उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण के साधनों में 2 बच्चों के बाद पुरुष नसबंदी अपनाना सबसे प्रभावी साधन है। पुरुष नसबंदी से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। इस विधि में कोई चीरा टांका भी नहीं लगाया जाता और समय भी केवल 2 मिनट का ही लगता है। इसलिए महिलाओं के समान पुरुषों को भी अपने परिवार के लिए समान रूप से भागीदार होना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो देय क्षतिपूर्ति राशि लाभार्थी को 2000 रुपये पुरुष नसबंदी के लिए जो दी जाती है उसके अलावा 1000 रुपये अतिरिक्त राशि लाभार्थी को दी जाएगी। और इसमें जो प्रेरक को जो 300 रुपये की राशि दी जाती थी इसके अलावा उस राशि को बढ़ा करके 200 रुपये करते हुए टोटल प्रेरक को 500 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। पुरुष नसबंदी के एक ऐसा माध्यम है परिवार कल्याण के अंदर जिसमें ना तो लाभार्थी को कोई कमजोरी आती है, इसमें ना कोई चीरा टांका का कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत है। 2 मिनट का एक छोटा सा ऑपरेशन है इसमें। और आज पुरुषों को भी महिलाओं की तरह आगे बढ़ करके भागीदारी निभानी चाहिए। तो मैं जिले में समस्त पुरुषों से कहूँगा कि जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं उनको पुरुष नसबंदी का फायदा उठाना चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थी ईश्वर की कृपा से सकुशल रोमानिया देश के सेफ जोन में पहुंच गए हैं। जंक्शन निवासी अमरजीत सोनी ने बताया कि उनके पुत्र सहित अन्य भारतीय छात्र अब सेफ जोन में हैं तथा 1-2 दिन में हनुमानगढ़ पहुंच जाएंगे। यूक्रेन और रशिया के मध्य छिड़े युद्ध के बाद मुसीबत में फंसे हिंदुस्तान के सैकड़ों छात्रों को अब राहत मिलती नजर आ रही है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हनुमानगढ़ के युवा जोफी सोनी तथा देव शर्मा के परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे खारकीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान 24 फरवरी को खारकीव से फ्लाइट लेकर वे कीव पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों में युद्ध छिड़ चुका था। बच्चों ने समझदारी का परिचय देते हुए भारतीय दूतावास की शरण ली। भारतीय दूतावास अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों की पालना करते हुए बच्चों को शरण दी और इसके बाद बच्चों को रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचाया। जंक्शन निवासी अमरजीत सोनी ने बताया कि अब उनके बच्चे एम्बेसी अधिकारियों की देखरेख में रोमानिया की सीमा पर हैं तथा उन्हें रहने और खाने पीने की बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अमरजीत सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री समय आगे आकर बच्चों की फिक्र करते हुए उन्हें स्वदेश लाने का प्रयास नहीं करते तो शायद उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाती। अमरजीत सोनी ने बताया कि उनके बच्चे अब सेफ जोन में हैं तथा उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश की कि रोमानिया में फ्लाइट भेजकर शीघ्र अतिशीघ्र उनके बच्चों को भारत लाने की कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ से और ये देव शर्मा हनुमानगढ़ से भी मेरे साथ है। हम लोग यहाँ पे 2 दिन हो गए रोमानिया में आए को, परसों शाम को आ गए थे। यहाँ से अब कुछ बच्चे जाने लग गए हैं और हम लोग ये चाहते हैं भी सरकार से भी ज़्यादा फ्लाइट्स भेजें ताकि यहाँ से लोग जल्दी से जल्दी जा सकें यहाँ पे, क्योंकि जो बुखारेस्ट जो एयरपोर्ट है यहाँ पे जो मेन सिटी है वहाँ पे भी 2000 बच्चे अभी भी हैं और यहाँ पे भी हम लोग 500 और यहाँ पे और भी रेफ्यूजी कैंप्स हैं जहाँ पे और भी बच्चे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स भेजें वो लोग इंडिया से ताकि यहाँ से लोग जल्दी से जल्दी जा सकें। अब यहाँ पे फ़्लाइट्स आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, उस हिसाब से बंदे यहाँ से इवैक्यूएट करना बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत लेट आ रहा है। पेरेंट्स लोग वरीड हो रहे हैं। यहाँ पे आज यहाँ से 200 बंदे जा रहे हैं तो अब फिर उस हिसाब से तो हम लोग फिर परसों तरसों तक जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे हमको। तो ये रिक्वेस्ट है भी ज़्यादा फ़्लाइट्स भेजें और जल्दी यहाँ से हमको ले जाएं। मेरे को इसलिए मेरे को कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, उनका थैंक यू। और वो भी वरीड थे काफ़ी भी ताकि बच्चे यहाँ से जल्दी आ जाएँ। कोई परेशान थे भी आप लोग ठीक हो या नहीं हो। मेरा बेटा जोफी सोनी जो कि कीव में फंसा हुआ था, तो अब वो सकुशल कीव से रोमानिया बॉर्डर के अंदर एंटर हो गया है। रोमानिया के एनजीओ वहाँ पे उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खाना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उनको सेवा पानी कर रहे हैं। उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं, अब सेफ जोन में है वो।
मेरी भारत सरकार से ये अपील है, उनको आज वहाँ आए 3 दिन हो गए, तीसरा दिन आज 1 तारीख को पहुंचे थे, 1 तारीख 2 तारीख आज 3 तारीख हो गई, आज 3 दिन हो गए हैं। भी जल्दी से जल्दी वहाँ फ्लाइटें भेज के जैसे भी अरेंजमेंट हो तो उनको वहाँ से जल्दी वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, जो इंडिया आ सके। जिला कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन गया मेरे बेटे को, उन्होंने उनकी कुशल क्षेम पूछी। मैं जिला कलेक्टर साहब श्री नथमल जी डिडेल, जिला न्यायाधीश जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बच्चों की कुशल क्षेम पूछी। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 अवैध पिस्तौल सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। टाउन पुलिस ने बुधवार रात थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 2 अवैध पिस्तौल बरामद किए। 2 युवकों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। टाउन थाना के एएसआई कृष्ण कुमार सारस्वत के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने मेगा हाईवे पर स्थित राधा स्वामी डेरा के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से देसी पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध पिस्तौल बरामद कर मौके से सुनील उर्फ सलीम पुत्र देवीलाल वाल्मीकि निवासी वार्ड नंबर 10 नंदराम की ढाणी को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने रोही मुंडा में भूनावारी ढाणी के बस स्टैंड के पास से कुलदीप सिंह पुत्र मायाराम बाजीगर निवासी वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत मुंडा के कब्जा से अवैध पिस्तौल बरामद किया। कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। पुलिस पकड़े गए युवकों से हथियार सहित घूमने के कारण आदि के बारे में पूछताछ कर रही है। दिनांक 2/3/2022 को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर राधा स्वामी डेरे के पास टिब्बी बाईपास रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील उर्फ सलीम पुत्र देवीलाल निवासी नंदराम की ढाणी की तलाशी ली तो उससे एक देसी कट्टा पिस्तौल बरामद किया गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में राजस्थान डिपो होल्डर्स को राहत नहीं दिए जाने के विरोध में डिपो होल्डर्स आज हड़ताल पर रहे। अनुकंपा नियुक्ति की आयु सीमा समाप्त करने व मासिक वेतन 30,000 रूपए देने सहित अन्य मांग कर रहे राशन डिपो होल्डर राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट में अनदेखी किए जाने से नाराज हैं। इसके विरोध में डिपो होल्डर 1 से 3 मार्च तक हड़ताल पर रहे। डिपो बंद रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। डिपो पर ताले लटके देख उपभोक्ता मायूस होकर वापस लौट गए। डिपो होल्डर अमर भूतना ने बताया कि गुरुवार को हनुमानगढ़ के सभी करीब 680 डिपो होल्डर हड़ताल पर रहे। हड़ताल करने का कारण डिपो होल्डर की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाना है। हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट से उम्मीद थी कि सरकार डिपो होल्डर के पक्ष में कुछ घोषणाएं करेगी, लेकिन बजट में भी निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा कि इसके चलते प्रदेश के डिपो होल्डर ने गुरुवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले 1 मार्च से हड़ताल कर रखी है। उन्होंने बताया कि डिपो होल्डर की मुख्य मांगों में कमीशन 108 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 300 रूपए प्रति माह करने व 60 वर्ष की अनुकंपा नियुक्ति की आयु सीमा समाप्त करने की है, क्योंकि राशन डिपो होल्डर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वहन योग्य राशि का भुगतान नहीं होता। इस कारण मृतक राशन डिपो होल्डर के परिवार का लालन पालन मुश्किल हो
जाता है, इसलिए यह आयु सीमा समाप्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही डिपो होल्डर की मांग है कि उन्हें 30,000 रूपए मासिक वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले 1% छीजत का प्रावधान था, वह व्यवस्था भी सरकार की ओर से बंद कर दी गई है। अगर डिपो होल्डर राशन की मात्रा पूरी नहीं करता है तो विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है या नोटिस थमा दिया जाता है, इसलिए पूर्व की तरह छीजत का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक बार की यह हड़ताल 3 दिन की थी। आगामी समय में मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया गया है। आज दिनांक 3 मार्च 2022 को लगभग हमारे हनुमानगढ़ के 680 डिपो होल्डर ने हड़ताल कर रखी है, क्योंकि हमारी मांगों को कुछ भी माना नहीं गया है, जिसकी बजट में हमें ये संभावना थी कि हमारी कुछ मांगों को मुख्यमंत्री द्वारा मान लिया जाएगा, जिसके एवज में हम सभी आज राजस्थान डिपो होल्डर्स ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस यूनियन के बैनर तले हड़ताल रखी है। लगातार 1 तारीख से 3 तारीख तक हम सभी डिपो ने हड़ताल कर रखी है। हमारी कुछ मांगें इस प्रकार से थी कि जो हमें कमीशन लगभग 108 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है, उसको बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह किया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें जो अनुकंपात्मक नियुक्ति की आयु सीमा सरकार ने 60 वर्ष कर रखी है, जिससे कि जो कि आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी जाए, क्योंकि किसी की भी डीलर की मृत्यु होने के पश्चात उसके परिवार को वहन योग्य कोई भी राशि नहीं मिलती है और वह उसका परिवार का लालन पोषण होना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी समस्त आयु सीमा खत्म की जाए। और तीसरी हम लोगों की ये मांग है कि हमें मासिक वेतन 30,000 रुपये प्रति माह तक दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। हमारी मांग ये भी है कि हमें कुछ साल पहले 1% छीजत का प्रावधान था, जो कि सरकार द्वारा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। एक डिपो होल्डर जब भी कोई वजन तोल के किसी कस्टमर को देता है तो लगभग 150 ग्राम हर कस्टमर के पास फालतू जाने की संभावना रहती है और गेहूं बहुत ही ज़्यादा बिखर भी जाती है, जिस कारण से हर डिपो होल्डर को लगभग 40 से 50 किलो की गेहूं बाजार से खरीदकर डिपो पर लाकर पूरी करनी पड़ती है। अगर डिपो ऑर्डर पूरी नहीं करता है तो विभाग द्वारा हमें कार्रवाई करने की नोटिस दिया जाता है या कार्रवाई करने की बाध्यता की जाती है। तो इस कारण से वह छीजत का प्रावधान भी 1% हमारा लागू किया जाए। ये हड़ताल हम लोगों ने एक बार ये 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक की रखी है, जो कि लगभग संपूर्ण राजस्थान में सफलता की ओर बढ़ रही है। आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोगों का दोबारा से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मिलने का प्रोग्राम है और उनको दोबारा इस बारे में अवगत करवाया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा आज संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 6वां स्थापना दिवस गुरुवार को जंक्शन में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला व तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल रहे। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान संगठन की नई नियुक्तियां की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी ने कहा कि करणी सेना अपने नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है। करणी सेना समाज में शोषित पीड़ित लोगों की आवाज व हौसला बनकर हर मंच पर कार्य कर रही है। उसी के बनिस्पत गुरुवार को हिंदुस्तान के 26 जिलों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी जिला व तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने संगठन का स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान नई नियुक्तियां दी गई। आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 6वां स्थापना दिवस था, जो पूरे भारत में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अपने काम के और कामकाज के हिसाब से जानी जाती है। 26 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी पूरे भारतवर्ष में हर जिले और हर प्रदेश में काम कर रही है। इसी के बाबत आज ये स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मैं लास्ट ईयर से काम कर रहा हूँ। संगठन में बहुत पहले से काम कर रहा था। अब हमें क्या है कि ज़्यादा व्यस्तता रहने की वजह से कार्यकारी के तौर पे भीम सिंह जी को मैंने कार्यकारी जिलाध्यक्ष का आज नियुक्ति दी है। और महिला विंग की हमारी कमी थी। महिलाओं की ज़्यादा समाज के अंदर चर्चाएं रहती है, भाई अनेक प्रकार की उत्पीड़न है, शोषित है, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसी के बनिस्पति करणी सेना को जाना जाता है। तो महिला विंग की आज कमी हमने पूरी करने के तौर पे महिला विंग खड़ी की है। इसके अंदर भागवती देवी, भागवती कंवर,
वैसा हमारे राउसर से हैं, इनको महिला विंग की जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी है, जो हमारे साथ में। इसमें 36 कौम को साथ लेकर समाज के लिए जो भी आजकल जो चल रहे हैं, हर तरीके से जो देखा जा रहा है, कोई कमियां रह रही है, तो वहाँ पे समाज के साथ खड़े होकर कार्यभार संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है सुखदेव सिंह भाई साहब द्वारा और भाटी जी जिला अध्यक्ष द्वारा। तो कोशिश ये रहेगी कि टाइम टू टाइम उनको जिम्मेदारी को संभाला जाए। मुझे महिलाओं के प्रति जो हो रहा है उत्पीड़ित, उसके प्रति जागरूकता करने के लिए, महिला को इकट्ठा करने के लिए, जागरूक करने के लिए मुझे ये पद सौंपा गया। मैं तन मन धन से ये पद की गरिमा रखते हुए ये कार्य करूँगी। बाइक चोरी के मामले में टाउन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा किया। बाइक चोरी के मामले में टाउन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी से रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई ने बताया कि घेरू राम पुत्र सही राम निवासी बेलोल नगर ने 26 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था कि 30 दिसंबर 2021 को बिश्नोई धर्मशाला के बाहर से उसकी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। जाँच के दौरान 1 मार्च को चोरीशुदा बाइक पर जा रहे आरोपी संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी गाँव मक्कासर PS जंक्शन को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई वारदातों का खुलासा किया। इसके खिलाफ पूर्व में भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। हेड कांस्टेबल ने बताया कि बाइक चोरी की वारदातों में इसका एक साथी शामिल है, उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी संदीप कुमार को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। घेरूराम पुत्र सहीराम निवासी बेलनौल नगर ने दिनांक 26/2/22 को मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका 30/12/21 को बिश्नोई धर्मशाला के आगे से मोटरसाइकिल चोरी के दर्ज होने पर मुझे हेड कांस्टेबल को जांच दी गई। दौरान जांच दिनांक 1 तारीख को बाइक सवार को पकड़ा, जो चोरी के मोटरसाइकिल सही थे उसको पकड़ा। फिर पकड़ के उसको गिरफ्तार करके और न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से 1 दिन का रिमांड लिया गया और दौरान पूछताछ उसने कई वारदातों का खुलासा किया। ये संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी मक्कासर का है। इसमें भी कई मुकदमे दर्ज हैं चोरी के। अभी जांच में आया है कुछ, इसका एक साथी और है जिसकी तलाश जारी है अभी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।